आज हम पढ़ेंगे कविता पतंग। पतंग कविता को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है वो एक बार जल्दी से सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। देखो, इस पूरी कविता में कवि ने एक ही बात पर जिक्र किया है, जो नाम भी वही रखा कि पतंग। दरअसल पतंग बच्चों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। आपने भी कभी ना कभी उड़ाई होगी या फिर अभी भी उड़ाते होंगे। तो ऐसा ही कुछ इस पूरी कविता में भी आपको बच्चे पतंग उड़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात की जा रही है कि पतंग का मौसम कौन सा होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो पतंग का जो सुटेबल सीजन होता है वो कौन सा होता है। पहली बात तो ये की जा रही है। उसके बाद उस ऋतु के बारे में वर्णन है जिस ऋतु में ये मौसम आता है, मतलब पतंग सबसे ज्यादा उड़ाई जाती है। उसी मौसम में बच्चे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं पतंग को लेकर। और सिर्फ एक या दो या चार बच्चे ही नहीं, पूरे गली मोहल्ले के, पूरे समाज के, पूरे शहर के बच्चे पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं। और वो भी खतरनाक छतों पर। खतरनाक छतें कैसे होती हैं? जिनके किनारे इतने खतरनाक है कि थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा, वहां पर बच्चा गिर सकता है और उसको भारी चोट लग सकती है। लेकिन फिर भी उसको लापरवाह करते हुए, उसको छोड़ते हुए, उस खतरनाक किनारों की परवाह न करते हुए बच्चे पतंग उड़ाने में ही लीन रहते हैं। उसी के बारे में ये पूरी कविता है। कुछ अजीब चीजें भी पता चलेंगी आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी। वही हम अब पढ़ने जा रहे हैं। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। सबसे पहले मौसम के बारे में वर्णन है कि कौन सा मौसम चल रहा है। देखो, सबसे तेज बौछारें गई। बौछारें का मतलब बरसात। बरसात का सीजन अब बीत चुका है। सबसे तेज जो बरसात हो रही थी वो अब बीत गई है। भादो भी गया है। भादो का मतलब अगस्त सितंबर का मंथ। भादो एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगस्त सितंबर में आने वाला एक मंथ है। तो अगस्त सितंबर भी लगभग बीत चुका है। अगस्त के 15 दिन और सितंबर के 15 दिन आप ये मान सकते हो वो भादों का महीना होता है। तो लगभग 15 सितंबर के आसपास का ही ये माहौल है, या यूं कह लो कि वो अब बीत चुका है। अब सितंबर का एंड आ गया है। सवेरा हुआ। उस टाइम का सवेरा कैसा होता है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ऐसा सवेरा हुआ है जो खरगोश की आंखों के जैसा लाल सवेरा है। हालांकि हर रोज ही लाल ही सवेरा होता है। आपने देखा होगा जब सूरज पूर्व से उगता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है। चारों तरफ मतलब आसमान में सब तरफ लालिमा छा जाती है, लाल लाल रंग हो जाता है। वो किसका, उसका कारण यही है, सूरज। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो गया है। ये उस टाइम की बात हो रही है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहां चार पांच पंक्तियों में क्या बता रहा है पहले सुन लो, ताकि लेखक जो कवि जो बताना चाहता है उसको आप समझ पाओ। जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप पहले सुन लो तो। देखो, इन चार पांच पंक्तियों में यह बताया है कि जो शरद ऋतु है वो आ गई है। शरद ऋतु समझते हो? सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु का आगमन हो गया। लेकिन कवि ने यहां पर सर्दी की ऋतु को एक बच्चा बताया है। तो शरद ऋतु रूपी बालक कह सकते हो आप इसको। मैं दोबारा बोलूं, शरद ऋतु रूपी बालक। शरद ऋतु रूपी बालक जब आता है, यानी शरद ऋतु का आगमन होता है, उसका मतलब यही होता है क्या कि पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। पतंगे अब उड़ाई जा सकती हैं। वो एक तरह का, वो जो शरद ऋतु रूपी बालक है वो एक तरह का इशारा कर रहा है बच्चों को। किन बच्चों को? जो पतंग को उड़ाते हैं। उन पतंग उड़ाने वाले झुंडों को इशारा कर करके बुला रहा है। क्या कह रहा है कि आ जाओ, अब पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। और इशारे करके बुला तो रहा है, साथ ही साथ यह भी बता रहा है कि आकाश यानी आसमान बिल्कुल साफ है। अक्सर इस मौसम में आसमान साफ ही होता है। तो आसमान बिल्कुल साफ है, पतंग उड़ाई जा सकती है। पतंग ऊपर, बहुत ऊपर उड़ाई जा सकती है। यह बताने के लिए एक तरह का इशारा भी कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु बालक आ गया है। किसको? पुलों को पार करते हुए, पुल को क्रॉस करते हुए। मतलब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आ गई है, एक ऋतु दूसरी ऋतु में शिफ्ट हो गई है। या यूं कहें कि एक ऋतु का जो दो ऋतुओं के बीच में जो ब्रिज था, ब्रिज यानी पुल था, वो उसको पार करते हुए आ गया है। पार कैसे किया उसने?
उसने साइकिल को चलाकर किया, ऐसा ही लिखा हुआ है कि साइकिल चलाते हुए वो उस पुल को पार करते हुए आ गया है। और इतना ही नहीं, साइकिल पर जो घंटी लगी होती है, साइकिल पर जो घंटी बजती है उसको वो बार बार बजा रहा है। क्यों बजा रहा है? सिर्फ इसीलिए ताकि उन बच्चों को एक इशारा मिल जाए, यानी उन बच्चों को वो इशारे से बुला रहा है। किन बच्चों को? जो पतंग उड़ाने वाले झुंड हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। क्या कहता है देखो, शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु रूपी बालक पुल को पार करते हुए आ गया है, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए आ गया है। और इतना ही नहीं, साइकिल को तेज तो चला ही रहा है, वो आ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ घंटी बजाते हुए आ रहा है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है। क्यों क्यों बजा रहा है? वो दरअसल एक तरह का इशारे कर रहा है। कैसे इशारे? चमकीले इशारे, यानी अलग अलग तरह के इशारे कर रहा है। किस तरह के? ये इशारे किसको संकेत कर रहे हैं? ये इशारे इस चीज को संकेत कर रहे हैं कि पतंग उड़ाने की ऋतु आ गई है, यानी पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। क्या कहते हैं? चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे कर करके वो उनको बुला रहा है। किनको बुला रहा है? चमकीले इशारे, मैं फिर से बता रहा हूं, अलग अलग तरह के इशारे करना चमकीले इशारे हैं। तो चमकीले इशारों से या चमकते हुए इशारों से वो उनको बुला रहा है। क्या, किनको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो बुलाता है, यानी एक तरह से एक बच्चा दूसरे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बुला रहा है, इशारे कर करके बुला रहा है, ये बताने के लिए कि पतंग की ऋतु आ गई है, आ जाओ अब हम पतंग उड़ाएंगे। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था। अभी तक आगे लिखा हुआ है कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यानी चमकीले इशारे तो कर ही रहा है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। मतलब इशारे तो है ही वो, लेकिन ये भी है कि आकाश अब मुलायम है। मुलायम मतलब कोमल, कोमल मतलब साफ, बिल्कुल क्लीन है। अब इस मौसम में पतंग ऊपर उड़ाई जा सकती है, मतलब वो बहुत ऊपर उड़ाई जा सकती है पतंग को, क्योंकि आकाश, आसमान मुलायम है, कोमल है, साफ है। बच्चों, अभी अभी मैंने कवि का नाम बताया था, देखते हैं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि कवि का नाम क्या बताया था। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश इतना साफ हो गया है कि अब पतंग को ऊपर उठाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। दुनिया की सबसे हल्की, ये अब 3-4 लाइन में यहां से लेकर यहां तक आपको यहां पर यह पता चलेगा कि पतंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, पतंग कैसी होती है। क्या लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे हल्की होती है और रंगीन चीज उड़ सके, मतलब पतंग ऊपर उड़ सके। यह भी साथ साथ बताया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। बात एक ही है, बात यहां पर पतंग ही चल रही है। पतंग को अलग अलग शब्दों में बाइफरकेट किया है या अलग अलग शब्दों में एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है, और उसकी विशेषता बताई है कि दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है, रंगीन चीज होती है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बांस की कमानी तो आपने देखी होगी ना, जो आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये इसको कमानी कहते हैं, मतलब पतंग के बीच में जो लकड़ी लगी होती है उसको कमानी कहते हैं। तो दुनिया की सबसे हल्की चीज है, रंगीन चीज है, पतला कागज है, और यहां तक कि पतली पतली कमानी भी होती है। ये सारी चीजें एक साथ उड़ सके, ये इशारा करते हुए बच्चे संकेत कर रहे हैं। और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो सीटियां मारते हैं, किलकारियां लगाते हैं, मतलब सीटियां और किलकारियों की दुनिया शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक दुनिया और शुरू होती है। कैसी दुनिया है? नाजुक दुनिया। किसकी? तितलियों की। तितलियां बहुत उड़ती हैं इस मौसम में। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तितलियां कैसी? दरअसल आसमान में रंग बिरंगी पतंगे जब उड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हो। होती वैसे वो पतंगे हैं, लेकिन लगता ऐसे है जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो ऐसा ही कुछ लिखा था कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की नाजुक दुनिया। जब पतंगे उड़ती हैं तो ऐसा लगता है रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहां पर जो बता रखा है ध्यान से समझो कि दरअसल जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उनके साथ कपास स्वयं आ जाती है। अब कपास मतलब कॉटन, कॉटन मतलब यहां पर क्यों लिया गया है? कॉटन का मतलब यहां पर कोमलता। जिस तरह से कपास बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, ठीक ऐसे ही जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उस समय उसका जो शरीर होता है बहुत कोमल होता है। और सिर्फ उसी समय नहीं, काफी टाइम तक उसका जो शरीर होता है वो कोमल ही रहता है। लगभग 5-4 साल, 7 साल तक वो कोमल ही रहते हैं, शायद उससे भी बड़े हो जाते हैं तब तक भी। ऐसा ही कुछ यहां पर लिखा हुआ था इस लाइन में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जब वो दौड़ते हैं, मतलब जब बच्चे दौड़ते हैं, बेसुध होकर दौड़ते हैं, मतलब कोई परवाह नहीं होती कि लग जाएगी या कोई और भयंकर बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सोचते। जब दौड़ते हैं तो बेपरवाह होकर दौड़ते हैं, यानी लापरवाह होकर दौड़ते हैं। और ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी को वो नाप लेना चाहते हैं, मतलब कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। ये सब काम कब होते हैं? जब पतंग उड़ाते हैं। कभी पतंग के पीछे इधर दौड़ते हैं, कभी उधर भागते हैं, इधर से उधर। ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी को वो नाप लेना चाहते हैं, यानी पूरी पृथ्वी पर भाग लेना चाहते हैं। तो वो उनके जो
पैर हैं वो बहुत बेचैन होते हैं, बेचैन बताया है, ऐसा ही 2 लाइन में लिखे पढ़ेंगे। देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब जब उनका जन्म होता है तब वो अपने साथ कोमलता लेकर आते हैं, मतलब उनका जो शरीर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके जो पैर होते हैं, यहां पर ये उसी टाइम की बात नहीं हो रही कि जन्म हुआ है उसी टाइम ही बेचैन पैर हो गए, उस टाइम भी हालांकि बेचैन पैर ही होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बाद की बात कर रहा हूं, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो इधर से उधर जब भागते हैं तो उनके जो बेचैन पैर होते हैं, उन बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई आती है, मतलब उनके जो पैर हैं वो बेचैन हैं और वो पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी पर भागते रहते हैं, ऐसा ही लगता है। आगे भी लिखा हुआ है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वो लापरवाह होकर दौड़ते हैं ना, तो जो कठोर से कठोर छत भी होती है, मतलब बहुत कठोर होती है छत, उस कठोर छत को भी वो नरम बना लेते हैं, क्योंकि उनके साथ ही कोमलता है और छत है कठोर, तो जब वो कोमल कोमल पैर रखते हैं ना, तो वो उनको छत भी कोमल ही लगती है। मतलब आपके साथ भी कोई अगर कुशन ऐड कर दिया जाए, कुछ कोमल चीज ऐड कर दी जाए, तो आपको जो उसके साथ प्रभाव हो रहा है वो इतना इफेक्ट करेगा नहीं, है ना, होता है ना, कुछ भी चीज है, गर्म चीज उठानी है, हम कुछ ग्लव्स पहन लेते हैं, उस गर्म चीज को आराम से उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो गर्माइश है, उसका जो गर्मपन कह सकते हो, वो अब महसूस नहीं होता। तो ऐसे ही जब कठोर छत होती है और उनका जो कोमल शरीर है जब उस पर पड़ता है, तो वो कोमल शरीर के कारण उनको छत कठोर लगती ही नहीं, बल्कि ऑपोजिट हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है जैसे वो कोमल छत हो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध मतलब लापरवाह होकर जब वो दौड़ते हैं, तो छतों को भी नरम बनाते हुए, छत को भी, यानी कठोर से कठोर छत भी होती है, उसको भी वो नरम बना लेते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब इन 3 पंक्तियों में यह बता रखा है, जब वो इधर से उधर जब दौड़ते हैं, बेसुध हो जाते हैं, तो चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे संगीत बज रहा हो। ये बच्चों को ऐसा महसूस होता है क्योंकि उनका जो शरीर है वो बहुत खुश है, प्रसन्नचित है। उस ऐसी सिचुएशन में जब प्रसन्नचित शरीर होता है तो चारों तरफ वायलिन से बजते हुए दिखते हैं। वायलिन नहीं, यहां पर मृदंग कहा है। मृदंग एक तरह के डबल ड्रम टाइप होता है, डबल ड्रम जैसा होता है, तो वो मृदंग की आवाज, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है डबल ड्रम जैसा, तो मृदंग बजते हुए लगने लगता है उन बच्चों को। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाओं से मृदंग की आवाज आ रही हो, मृदंग की तरह बजाते हुए वो दौड़ते हैं। अब इन 2 पंक्तियों में भी कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब वो छत पर इधर से उधर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, फिर उधर, फिर इधर उधर, इधर उधर, इस तरह से जब वो करते हैं क्रिया, तो ऐसा लगता है जैसे वो झूला झूल रहे हैं, है ना, कभी इधर से उधर झूला झूलते हुए नजर आते हैं। और जब वो झूला झूलते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो पहले ही बहुत कोमल है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं। साथ ही साथ कोमल तो है ही, उसी कोमलता के कारण उनका जो शरीर होता है, यानी बच्चों का जो शरीर होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है, लचीला भी होता है। तो इधर उधर अक्सर वो ऐसा ही करते हुए लचीले वेग से, लचीले बहाव में बहते हुए नजर आते हैं। वेग का मतलब होता है बहाव, यहां पर लिखा हुआ है वेग का मतलब बहाव, यानी बहना। उनका जो शरीर है वो बहता हुआ नजर आता है और झूला झूलते हुए से लगते हैं, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। देखो, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वो झूला झूलते हुए इधर उधर दौड़ते हुए फिरते रहते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर उनका जो शरीर है वो अक्सर डाल की तरह लचीला दिखता है, लचीला ही होता है, और वो लचीले वेग से और वे लचीले शरीर से इधर से उधर बहते हुए नजर आते हैं। बच्चों, अभी अभी थोड़ी देर पहले खरगोश की आंखों का रंग बताया था, किस कलर का था? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब इन 2 3 4 पंक्तियों में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। यहां पर कवि कहते हैं कि अक्सर जब वो छतों के खतरनाक किनारों पर होते हैं, अक्सर बच्चे छतों पर पतंग उड़ाते हैं, और छतों पर जो किनारे होते हैं वो खतरनाक ही होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो बच्चा जो भी ऊपर खड़ा है वो नीचे आ सकता है और बहुत भयंकर चोट लग सकती है उसे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो खतरनाक किनारों से पतंग तो उड़ाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं है। ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, भगवान शायद उनके साथ होता है, या दूसरे शब्दों में जो कवि कह रहे हैं वो कैसे बचते हैं उन खतरनाक किनारों से, वो दरअसल उनका जो रोमांचित शरीर है ना, रोमांचित शरीर मतलब प्रसन्नचित शरीर, खुशी भरा माहौल होता है उस समय उन बच्चों के हृदय में, उनके शरीर में,
वो अक्सर उनको गिरने से बचा लेता है, मतलब उनको गिरने नहीं देता, क्योंकि वो अपने आप में मस्त होते हैं। वो अक्सर पतंग उड़ाने में मस्त रहते हुए पता नहीं किस तरह से वो बच जाते हैं। एक तरह से उनका प्रसन्नचित्त शरीर ही उन्हें बचाता है। और साथ ही साथ एक तरह का ये भी देखा जाए कि उनके हाथ में पतंग की डोर होती है, उस पतंग की डोर या धागे ने उनको थाम रखा होता है, यानी वो उनको गिरने नहीं देता। उस पतंग के सहारे वो भी बच्चे भी उड़ते ही रहते हैं, वो गिरते नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है, कभी कभी हो भी जाता है, वो दुर्घटना हो भी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ना कभी ये कह रहा है, लेकिन कभी कभी होता है। अक्सर वो उड़ते हुए ही नजर आते हैं, मतलब वो कभी गिरते नहीं है। और जब वो गिरते नहीं है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वे भी उड़ ही रहे हैं, छतों पर खड़े नहीं है, उड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो गिर तो रहे नहीं। तो ऐसा स्थिति, ऐसा माहौल बना रहता है। यही कुछ लिखा हुआ है, देखो, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। छतों के खतरनाक किनारे होते हैं, लेकिन उस समय गिरने से उनको बचा लेता है कौन? उनके ही रोमांचित शरीर, उनका ही जो प्रसन्नचित शरीर होता है, प्रसन्नचित शरीर से निकलने वाली ध्वनियां होती है, संगीत होता है, मस्ती भरा माहौल होता है, वो अक्सर उन्हें बचा लेता है। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, मतलब बहुत ऊंचाई में जो पतंग उड़ रही है, वो उन्हें थाम लेती है, उन्हें पकड़े रहती है। किसके सहारे? महज, महज मतलब होता है केवल, केवल एक धागे के सहारे, केवल एक धागे के सहारे उनको पकड़ लेती है। किसको? उन बच्चों को। उन धागे के सहारे वो बच्चे भी गिरते नहीं हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसा लगता है जैसे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हों। अब पतंग जब उड़ती है तो उसमें छिद्र किए जाते हैं, उससे पहले उसमें धागा बांधा जाता है ना, छिद्र करते हैं, धागा बांधते हैं, उन छिद्रों के सहारे, उन धागों के सहारे ही पतंग ऊपर उड़ती है। अब बात आती है कि बच्चे भी तो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर कवि ने बच्चों के रंध्रों की बात की है। रंध्र मतलब होते हैं रोम, रोम एक तरह के छिद्र ही होते हैं। जैसे आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां से आपके शरीर में भी और सबके शरीरों में बाल निकल रहे होते हैं यहां से, है ना। तो वो बाल कहां से निकल रहे हैं? एक तरह के रंध्र ही होते हैं, रंध्र कह लो या रोम कह लो। तो वो अपने रोम के सहारे, यानी इन्हीं छिद्रों के सहारे, क्योंकि इन्हीं छिद्रों से ही तो संगीत निकल रहा है उनके शरीर से, तो इन्हीं रंध्रों के सहारे ही वो भी उड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही लास्ट की 2 लाइन में लिखा था कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने छिद्रों के सहारे, अपने रोम के सहारे वे भी उड़ते हुए नजर आते हैं। देखो, कुछ इस तरह का माहौल होता है कि बच्चे खतरनाक किनारों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती। ये चित्र आपकी बुक से ही लिया है। तो आगे देखिए, अब आगे क्या लिखा है देखिएगा, सुनिएगा। अगर वे कभी गिरते हैं, मतलब मैंने बताया था ना कि पहली बात तो वो गिरते ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि वो कभी कभी गिर भी जाते हैं। और अगर गलती से वो गिर गए और गिरकर भी बच गए, मतलब गिरकर भी उन्हें खास चोट लगी नहीं, तब क्या होगा? तब कैसा माहौल होगा? पहले तो वो खुद लापरवाही थे, है ना, अब गिर गए हैं और गिरकर कुछ हुआ भी नहीं, तो और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं वो, और ज्यादा उनके जो पैर होते हैं वो और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, और ज्यादा वो तेजी से दौड़ते हैं, पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, और वो सुनहरे सूरज के सामने स्वर्ण होकर, मतलब बहुत बेसुध होकर सामने आते हैं उस सुनहरे सूरज के सामने। ऐसा ही कुछ आखिरी पंक्ति में लिखा है, देखिएगा, सुनिएगा। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभी वो गिर भी जाते हैं खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी नीडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। मतलब खतरनाक किनारों से कभी कभी वो गिर भी जाते हैं और गिरने के बाद वो बच जाते हैं, तो वो और भी नीडर हो जाते हैं, नीडर होकर उस सुनहरे सूरज के सामने, यानी स्वर्ण सोने जैसे सूरज के सामने वो बेसुध होकर, लापरवाह होकर आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी बहुत तेजी से घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मतलब उनके जो पैर हैं वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और पूरी पृथ्वी को और भी तेजी से नाप लेना चाहते हैं, यानी बेसुध और भी ज्यादा हो जाते हैं। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको इसी कविता के क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपको इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, मतलब जो मैंने अभी आपको बोलकर समझाया लेकिन आपको लिखित में चाहिए, तो रिटन एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं, आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं कि इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा। तो अगर आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बिल्ली, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी गाय। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी खरगोश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शरद क्या चलाते हुए आता है? आसान सा प्रश्न है। आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए घोड़ा, बी साइकिल, सी आंधी, डी मोटर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी साइकिल। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कपास किसकी प्रतीक है? कपास किसकी प्रतीक बताई थी? आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रकाश की, अंधकार की, सी कोमलता की, डी शांति की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है सी कोमलता की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? आपके ऑप्शन। ए पुकारती हैं, बी आनंद देती हैं, सी गिराती हैं, डी थाम लेती हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है डी थाम लेती है। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।